हम गाज़ा के ऊपर पूरी तरह से सीज लगाने जा रहे हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, खाना, फ्यूल, यहाँ तक कि पानी तक को रोकने जा रहे हैं। हम जानवर नुमा इंसानों के साथ लड़ाई कर रहे हैं और हम अकॉर्डिंगली इसके साथ एक्ट करेंगे। ये कहा था योआव गैलेंट ने, जो कि इजरायली डिफेंस मिनिस्टर हैं, तब जब हमास ने सडनली 7 अक्टूबर के सुबह को 6:30 बजे के करीब हमला कर दिया था इजराइल के ऊपर। एक बहुत बड़ा मैसेकर था, एक बहुत बड़ी त्रासदी थी और बहुत ही बर्बरता के साथ हमास ने अटैक किया था। वहाँ के लोगों को मारा था, वहाँ के लोगों को बंदी बनाया था। वहाँ पर हर रास्ते से, यानी कि पानी के रास्ते से, हवाई रास्ते से और वहाँ के बॉर्डर के एरिया से अंदर घुस के, यहाँ तक कि पैराग्लाइडर्स तक ने अटैक किया था। एक म्यूज़िक फेस्टिवल था, उसमें भी अटैक किया था और बहुत सारे लोगों को बंधक भी बनाया। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी न्यूज़ हर जगह देखने को मिली। कुछ फुटेजेस तो ऐसी हैं जो कि YouTube के गाइडलाइंस के मुताबिक हम आपको दिखा भी नहीं सकते। इस वीडियो में हम आपसे वादा करते हैं कि हम पूरी तरह से अनबायस्ड रहेंगे। ना हम फ़िलिस्तीन का साथ देंगे, ना हम हमास का साथ देंगे, ना हम इज़राइल का साथ देंगे। मैंने फ़िलिस्तीन के साथ, यानी कि पैलेस्टाइन के साथ हमास का नाम अलग से क्यों लिया? इसके पीछे एक वजह है। वजह ये है कि हमास भले ही पैलेस्टीन में हो, लेकिन वो एक मिलिटेंट ग्रुप है। हमास एक ऐसा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जिसे कि लगता है कि PLO, जो कि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो वहाँ की एक और पार्टी है, या फिर फतह जो एक और पार्टी है, उनको लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा लिबरल हैं इज़राइल को लेकर के। और हमास दूसरी तरफ एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है। एक्सट्रीमिस्ट लोग हमें हर जगह मिल जाते हैं, दुनिया के कोई भी जगह हो वहाँ पे आपको एक्सट्रीमिस्ट लोग मिलेंगे। इसी तरह से पैलेस्टीन में भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है जो कि हमास है। ये हमला पैलेस्टीन ने नहीं किया, ये हमला हमास ने किया और भुगतना पड़ रहा है गाज़ा के मासूम लोगों को। आज 6ठा दिन है और वहाँ पर हालात बद से बदतर हैं। इज़राइल वहाँ पर रोज़ हमले कर रहा है। वहाँ पर दवाइयाँ, वहाँ की बेसिक नीड्स, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ पे खाना, यहाँ तक कि जो पानी है वो भी कंटामिनेटेड है, इज़राइल से वहाँ पर भेजा जाता है, उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। अब सोचिए कि आप एक ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पर चारों तरफ बॉर्डर इज़राइल का है, कहीं निकल के जा नहीं सकते, और दूसरी तरफ पानी है, उसके रास्ते से भी कहीं नहीं जाया जा सकता क्योंकि वहाँ पर भी इज़राइली नेवी है। तो वहाँ के लोग करें तो करें क्या? क्या आने वाले टाइम में गॉड फॉरबिड इज़राइल का ये प्लान है कि पूरी तरह से जेनोसाइड, यानी कि नरसंहार कर देगा वहाँ के जो 2 मिलियन लोग हैं, यानी कि 20 लाख के करीब जो लोग हैं, उनका पूरी तरह से ख़त्म कर देगा वहाँ के लोगों को? क्या ये प्लान है इज़राइल का? हमें नहीं पता। हम उम्मीद कर सकते हैं कि हालात बेहतर हों दोनों तरफ, इज़राइल में भी और फ़िलिस्तीन में भी। पैलेस्टीन का जो वेस्ट बैंक है दूसरी तरफ, उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि इस टाइम जो हालात ख़राब हैं वो गाज़ा में हैं। उसकी कुछ तस्वीरें जो देखने को मिल रही हैं वो बहुत ही दर्दनाक हैं। वहाँ पे बाप अपने बेटी की लाशें उठा रहा है। वहाँ पर बेसिक एमिनिटीज़ नहीं हैं। वहाँ पर हर रोज़ हमले हो रहे हैं, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, रात हो, और ये कब तक चलेगा? हमास का जो लीडर है वो कहाँ है? वो कतर में है और बैठ कर के ये सब कुछ टीवी पर देख रहा है। जो उसको करना था वो करके चला गया और अब भुगत रहे हैं गाज़ा के मासूम लोग। तो ये कहाँ तक जायज़ है? ये कहाँ तक वैलिड है? ये मैं भी जानना चाहती हूँ। दुनिया भर की नज़रें टीवी स्क्रीन्स पर और न्यूज़ चैनल्स पर थम गई थी जब हमास ने हमला किया था इज़राइल पर। लेकिन ये जो 6 दिनों से गाज़ा के ऊपर हो रहा है, इस पर कोई भी टिप्पणी नहीं दे रहा।
वेस्टर्न कंट्रीज़ उनके अपने रीजंस हैं टिप्पणी ना देने के, और अरब कंट्रीज़ उनके भी अपने रीजंस हैं टिप्पणियाँ ना देने के। ध्यान रखिएगा, मैंने अपने हर सेंटेंस में हमास बोला है, पैलेस्टीन नहीं, क्योंकि ये हमला पैलेस्टीन ने नहीं किया था, ये हमास ने किया था, जो कि एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है। एक्सट्रीमिस्ट लोग दोनों तरफ हैं। याद करिए 1993 में जो ओस्लो अकॉर्ड हुआ था, प्रेसिडेंट ऑफ पैलेस्टीन जो कि उस वक्त यासिर अराफात थे और इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो कि यित्ज़क रबिन थे, उनके बीच में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस पीस अकॉर्ड के लिए, जिसको कि ओस्लो अकॉर्ड कहते हैं। उसके बाद 1994 में इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इस पीस अकॉर्ड के लिए। लेकिन इसके बाद हम क्या देखते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर थे इज़राइल के यित्ज़क रबिन, इनको एक्सट्रीमिस्ट इज़राइली ने 3 बुलेट्स मारी थी पॉइंट ब्लैंक पे और इनका असैसिनेशन कर दिया था। तो इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट लोग हमें दोनों तरफ दिखते हैं, दोनों तरफ क्या, हमें हर जगह दिखते हैं। आज भी हम उसी तरह का एक्सट्रीमिज़म देख रहे हैं पैलेस्टीन की तरफ से। मैंने पैलेस्टीन का नाम इस बार लिया है क्योंकि मैंने एक्सट्रीमिज़म का भी नाम लिया है। एक्सट्रीमिज़म हमास है, पैलेस्टीन कंट्री है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को मारा था इज़राइल में एक एक्सट्रीमिस्ट ने, उसी तरह से हमास जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उसने ये कत्लेआम किया है इज़राइल में। ये सब कुछ बहुत दुखद है। थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये नक्शा है पैलेस्टीन का। ये जो पूरा ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, डार्क ग्रीन, ये पैलेस्टीन है। ये आपको पैलेस्टीन लॉस ऑफ लैंड 1946 से लेके 2000 तक के, यानी कि 2023 तक के भी स्टेज 4 में यही हालत है। अगर इसको थोड़ा और गौर से हम देखें ये ग्रीन, डार्क ग्रीन एरिया को, तो ये देखिए, यानी कि आप 100 कदम चलेंगे तो आप पैलेस्टीन में हैं, फिर 100 कदम चलेंगे तो आप एक मिक्स्ड गवर्नेंस में हैं, फिर आप 100 कदम चलेंगे तो आप इज़राइल में आ जाएंगे। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है अपने आप में। और जो आप ये लेफ़्ट में देख रहे हैं ये है गाज़ा। गाज़ा भी पैलेस्टीन का ही पार्ट है, यानी कि पैलेस्टीन ही में आता है, लेकिन हमास का यहाँ पर ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ना कि वेस्ट बैंक में। वेस्ट बैंक में इन्फ्लुएंस है PLO का और एक और जो इनकी पॉलिटिकल पार्टी है फतह, उसका। इसकी शुरुआत हुई थी लेट 1800 से, जहाँ पर ज्यूज़ के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा हेट्रेड फैल रही थी दुनिया भर में, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि जो जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन था उसमें जूज़ इन्वॉल्व था, जूज़ का इन्वॉल्वमेंट था, और बहुत सारी बातें इनके बारे में फैलाई गई थी। तो इनका एक्सपल्शन होने लगा लेट 1800s में। तो फिर जूज़ को एक फीलिंग आई कि उनको अपनी एक कंट्री बनाना चाहिए, और उन्होंने चूज़ किया पैलेस्टीन को। पैलेस्टीन को ही क्यों चूज़ किया उन्होंने? क्योंकि पैलेस्टीन में जो जेरूसलम है उसका बहुत ज़्यादा महत्व है 3 धर्मों के लिए, जिसमें कि आते हैं ज्यूज़, मुसलमान और क्रिश्चियंस। तो ज्यूज़ का जो सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है वो पैलेस्टीन में ही है, जो कि जेरूसलम है। तो उन्होंने उस तरफ रुख किया। 1896 में थियोडोर हेrzl करके एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने जो थ्योरी दी थी अपने पैम्फलेट में, जिसका नाम था ज़ियोनिज़्म। ऐसा नहीं था कि ये ज़ियोनिज़्म पहली बार नाम लिया गया था, इसके पहले भी लवर्स ऑफ ज़ायन्स कह करके बहुत सारे लोग हुआ करते थे। खैर, ये एक अलग कहानी है। जो एक सबसे बड़ा माइग्रेशन देखा गया वो 1881 में देखा गया। लोग फ़िलिस्तीन की तरफ रुख करने लगे, जो ज्यूज़ थे वो फ़िलिस्तीन की तरफ रुख करने लगे। अब फ़िलिस्तीन की एक अपनी कहानी है। ये पहले ऑटोमन एम्पायर के अंडर आया करता था। ऑटोमन एम्पायर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो उस पर ब्रिटिश का राज हो गया। ब्रिटेन ने यहाँ पर चालाकी करी और पैलेस्टीन को बोला कि हम, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक प्रॉमिस किया अरब्स के साथ कि हमारा साथ दोगे तो हम तुम्हें ये लैंड दे देंगे। और यही उन्होंने ज्यूज़ के साथ भी बेलफोर डिक्लेरेशन जिसे कहा जाता है प्रॉमिस किया 1917 में। अरब्स के साथ जो प्रॉमिस किया था वो 1915 में किया था, जो ज्यूज़ के साथ किया वो 1917 में किया।
इसके बाद वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है तो वहाँ से 1948 में 47-48 में उसके बाद ब्रिटिश वहाँ से चले जाते हैं और जो मैटर है वो पैलेस्टीन और इज़राइल को खुद ही सॉल्व करना है। तो जिस तरीके से सॉल्व हुआ वो आपने नक्शे पर देखा ही। 2 मूवमेंट स्टार्ट हो गए। जो एक मूवमेंट था जो कि इज़राइली नेशनलिस्ट मूवमेंट था, दूसरा जो था वो पैलेस्टीन नेशनलिस्ट मूवमेंट था। इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होना शुरू हो गए दोनों देशों के बीच में। पीस अकॉर्ड्स भी होने की कोशिश हुई। सबसे बड़ा पीस अकॉर्ड 1993 में हुआ, जिसके बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन ये जो धीरे धीरे करके लैंड ऑक्यूपाई करी इज़राइल ने पैलेस्टीन की, और जो कुछ भी पैलेस्टीन के साथ हुआ ये बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही गलत है। पैलेस्टीन अपनी ज़मीन वापस चाहता है, अपनी लैंड वापस चाहता है, ये बात सच है। और हमास जैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप अपने आप को फ्रीडम फाइटर कहता है। हमारी पूरी सिंपैथी है पैलेस्टीन के लोगों के साथ। हम जानते हैं कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन क्या फ्रीडम फाइटर्स कहीं के भी हों, उन्होंने क्या कभी भी किसी की फैमिली के ऊपर अटैक्स किए हैं? क्या मासूम लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर, इन लोगों के ऊपर जुल्म किए हैं? नहीं, ये सिर्फ एक्सट्रीमिस्ट लोग कर सकते हैं या मिलिटेंट्स कर सकते हैं। तो हम इनको फ्रीडम फाइटर्स नहीं कह सकते। इस तरह से तो पैलेस्टीन को कभी भी आज़ादी नहीं मिल सकती। तो इसका सल्यूशन क्या है? ना ही वेस्टर्न कंट्रीज़ इंटरेस्टेड हैं इसका सल्यूशन निकालने में, ना ही अरब कंट्रीज़ इसमें इंटरफियर करेंगी फॉर देयर ओन रीजंस। यूएन ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, इसके ऊपर टिप्पणियाँ देगा। और हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में एक पीसफुल सॉल्यूशन निकल पाए दोनों कंट्रीज़ के बीच में। ये बहुत ही हैरानी की बात है कि इतने सालों में, ऑलमोस्ट 75 सालों में, आज तक के इन 2 कंट्रीज़ के बीच में पूरी दुनिया मिल कर के कोई भी पीसफुल सॉल्यूशन नहीं निकाल पाई है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी, उसके लिए एक दूसरा एपिसोड लग जाएगा कि क्यों नहीं निकल पाया है इसका सॉल्यूशन। पैलेस्टीन क्या पूरी तरह से गाज़ा को नक्शे से मिटा देगा? क्या वहाँ के लोगों का पूरी तरह से जेनोसाइड कर देगा, नरसंहार कर देगा? इज़राइल ने गाज़ा के लोगों से बोल दिया है कि आप मिस्र चले जाइए, इजिप्ट चले जाइए। लेकिन आप ख़ुद सोचिए कि कोई इंसान अगर कहीं पर बसा हुआ है, वो उसकी लैंड है, वो वहाँ पे रह रहा है, क्या उसके लिए इतना आसान होगा कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके वहाँ से चला जाए? और मोसाद की जहाँ तक बात करते हैं, दुनिया की सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो सीक्रेट सर्विस एजेंसी है वो इज़राइल के पास है। इज़राइल ने पहले भी ये काम किया है, मोसाद के थ्रू चुन चुन के मारा है लोगों को, बिना सिविलियंस को हार्म किए। तो क्या हमास के साथ वो ऐसा क्यों नहीं कर सकता? ये बहुत ही हैरानी की बात है कि मोसाद जैसी एजेंसी ये काम नहीं कर पा रही है। अगर मोसाद नहीं कर पा रहा है तो फिर कौन कर पाएगा? क्या अब लोग वहाँ पे भूख, प्यास और बेसिक एम्यूनिटीज़ की कमी की वजह से भी अपनी जानें गंवाएंगे? ये सवाल है। और क्या इसके बारे में दुनिया के कोई भी एजेंसीज़, गवर्नमेंट्स, कंट्रीज़ या फिर यूएन कोई भी एक्शन नहीं लेगी? ये सवाल है। क्या गाज़ा के लोग इसी तरह से, इसी बर्बरता का सामना करते रहेंगे और कब तक करते रहेंगे? ये सवाल है। हमास को उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन गाज़ा के जो मासूम लोग हैं, जो सिविलियंस हैं, उनको ये सब कुछ कब तक सहना पड़ेगा? ये हमें देखना है। और हम दुआ करते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में जल्द से जल्द चीज़ें पीसफुल हो जाएं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।